तो हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल एम ए पी वर्ल्ड। सो आज हम DBR के बारे में जानेंगे। एज अ साइड इंजीनियर, DBR डिज़ाइन ब्रीफ रिपोर्ट जिसको बोलते हैं, वो कितना इम्पोर्टेंट है किसी भी प्रोजेक्ट को स्टार्ट करने से पहले, उसका जानना कितना ज़रूरी है। तो चलिए आपको दिखाता हूँ DBR का कॉन्सेप्ट और उसको कैसे रीड किया जाता है, सब बताता हूँ। तो अभी मैं आपको फ़ाइल खोलता हूँ डिज़ाइन का। ये जैसा देख रहे हैं आप, डिज़ाइन बेसिक रिपोर्ट भी बोला जाता है और डिज़ाइन ब्रीफ रिपोर्ट भी इसको कंसिडर किया जाता है। तो अभी ये बेसिक चीज़ें हैं, ये आप देख रहे हैं इस तरह का स्ट्रक्चर रहेगा। और इसके बाद आपको दिखाता हूँ, जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वो मैं दिखाता हूँ। डिस्क्रिप्शन, पहले जो साइट पे क्या क्या चीज़ें आने वाली है, कौन कौन सी एमएपी की इक्विपमेंट्स है, सिस्टम्स हैं जो आने वाली है, ये आपको डिस्क्रिप्शन में आप देख सकते हैं। पहला है स्कोप ऑफ सर्विस में आ जाएगा, क्या क्या किसके स्कोप में कौन कौन सा वर्क है, ठीक है। कुछ इसको क्लाइंट के रिगार्डिंग में रहता है, कुछ है कॉन्ट्रैक्टर के पास रहता है। देन उसके बाद कोड्स एंड स्टैंडर्ड्स हैं, कौन कौन से कोड्स को आप फॉलो कर रहे हैं, स्टैंडर्ड्स को फॉलो कर रहे हैं एक बिल्डिंग बनाने के टाइम पे। दूसरा है HVAC सर्विसेज है, MAP सर्विसेज उसमें ही आ जाएगा, HVAC भी। इलेक्ट्रिकल सर्विसेज, लो वोल्टेज सिस्टम है, फायर डिडक्शन सिस्टम है, CCTV है, प्लम्बिंग है, फायर फाइटिंग है। उसी तरह से आपको अभी आगे में मैं दिखाऊंगा कूलिंग लोड समरी है, इलेक्ट्रिकल लोड है, वाटर कैलकुलेशन है। तो जो इम्पोर्टेंट चीज़ है मैं आपको दिखाता हूँ। तो बेसिकली ये आप देख रहे हैं, ये जो स्कोप ऑफ वर्क है, ठीक है। तो इन दिस चैप्टर ऑफ द स्कोप ऑफ रिलेटेड टू MAP कंसल्टिंग इंजीनियरिंग आर द कवर्ड along with the emphasis on the other consultant inputs। मतलब जो भी अदर कंसल्टेंट भी है, अगर उनके भी इनपुट्स कुछ लग रही है, ठीक है। स्ट्रक्चर के कंसल्टेंट अलग रहते हैं, आर्किटेक्चरल वगैरह हो गए, तो वो भी इनपुट्स अपने अपने इनपुट्स देते हैं, ठीक है। तो उसके हिसाब से ही हमें डिज़ाइन करना पड़ता है इलेक्ट्रिकल का। इलेक्ट्रिकल बोले तो MAP की पूरी डिज़ाइन उसी बेस में ही करना पड़ता है। तो ये है। तो यहाँ से दिस रिपोर्ट जनरली डिस्क्राइब इंफ्रास्ट्रक्चर रिक्वायरमेंट ऑफ द बिल्डिंग एंड and that for the common area of the same interior of the tenant area shall be the scope of the end user बोला जाए तो जो वहाँ पे रहने वाले, रेंटल बोलो, ठीक है। या फिर अगर शॉप है तो शॉप में जो रहेंगे उनको ही वो देखना पड़ेगा। बाकी MAP सर्विसेज का हो गया, HVAC सिस्टम है, इलेक्ट्रिकल सर्विसेज सिस्टम है, फायर डिडक्शन है। इसका डिटेल्स मैं आपको दिखाता हूँ, ये सब इतना ये नहीं है। बाकी ये बिल्डिंग की जर्नल जो आपको मैं बता दे रहा हूँ वो है, ये आप देख रहे हैं। फ्लोर लेवल हो गया, यूटिलाइजेशन हो गया, बेसमेंट लोअर कार पार्किंग एरिया हो गया। अब ये स्ट्रक्चर आ गया, ठीक है। बाकी कौन कौन से कैसी बिल्डिंग की स्ट्रक्चर आएगी वो बता रहे हैं। फर्स्ट फ्लोर टू फोर्थ फ्लोर पोडियम आ रहा है, पार्किंग रहेगा, पोडियम पार्किंग कार पार्किंग के लिए यूज़ होगा। उसी तरह से फिफ्थ फ्लोर पोडियम जो है ऑफिस एरिया और रिफ्यूज़ पार्ट एरिया यूज़ होगा। उसी तरह से सेकंड थर्ड फोर्थ फ्लोर प्लान है, ऑफिस एरिया यूज़ होगा। फिफ्थ टू नाइन्थ एंड 13 फ्लोर जो है ऑफिस एरिया विथ रिफ्यूज़ड पार्ट ऑफ एरिया, ठीक है। उसी तरह से है 14 फ्लोर, सेकेंड फ्लोर, 21st फ्लोर ऑफिस एरिया रहेगी। 15 फ्लोर जो है उससे अब जो है टेरेस फ्लोर। तो टोटल ये मिला करके 22 फ्लोर का है। बाकी यहाँ पे क्या क्या सिस्टम आने वाली है मैं आपको यहाँ से दिखाता हूँ, ठीक है। यहाँ पे इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम हो गया, MB स्विच गियर एंड पैनल्स हो गया, डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड हो गया, MB केबल्स हो गया, लाइटिंग पावर वायरिंग हो गया, इमरजेंसी पावर सिस्टम हो गया।
अर्थिंग हो गया, लाइटिंग प्रोटेक्शन हो गया, वाटर स्टोरेज, वाटर प्लम्बिंग, डोमेस्टिक एंड फ्लश टैंक हो गया, सॉइल एंड वेस्ट वाटर हो गया, सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, फायर डिटेक्शन सिस्टम हो गया। उसी तरह से ये सिस्टम पूरा है, क्या क्या इसमें आने, CCTV सिस्टम है, एयर कंडीशनिंग सिस्टम है, BMS बिल्डिंग मैनेजमेंट सिस्टम इसको बोलते हैं, वेंटिलेशन है, एग्जॉस्ट हो गया, ठीक है, प्रेशराइजेशन है स्मोक के लिए, टेलीकम्युनिकेशन है। तो इस तरह से है बाकी। और अब मैं आपको यहाँ पे थोड़ा दिखाता हूँ जो ज़रूरी है, कौन कौन से स्टैंडर्ड को फॉलो करके ये बिल्डिंग बनेगी, ठीक है। तो NBC होता है नेशनल बिल्डिंग कोड जो अपनी है, वो 2016 के रिगार्डिंग में इसको कॉन्सेप्चुअल मान करके अपनी बिल्डिंग पे अप्लाई करना है। ब्यूरो ऑफ इंडियन स्टैंडर्ड्स है, उसको करना है। नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड ऑफ स्टैंडर्ड इलेक्ट्रिकल के लिए, इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग, बाकी अंडर राइटर्स लेबर्स है, एशरे हो गया, अमेरिकन सोसाइटी ऑफ हीटिंग रेफ्रिजरेशन एंड एयर कंडीशनिंग इंजीनियरिंग हो गया, ये मेनली HVAC के लिए है। स्मैग्ना हो गया, डक के लिए यूज़ होता है। स्टील मैटर एयर कंडीशनिंग कॉन्ट्रैक्टर नेशनल एसोसिएशन, अमेरिकन रेफ्रिजरेशन इंस्टीट्यूट है। मोस्टली ये तो यूज़ नहीं होता है, दो आता है, एक एशरे हो गया अमेरिकन सोसाइटी, एक ईशरे होता है इंडियन सोसाइटी जो कि HVAC में यूज़ किया जाता है। फिर इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स ऑर्गेनाइजेशन हो गया, NFPA हो गया, फायर फाइटिंग के लिए यूज़ होता है। NFPA 14 उसी तरह से है। तो मोस्ट ऑफ द इम्पॉर्टेंट पार्ट ये सब है, कौन कौन से स्टैंडर्ड को हमको फॉलो करके ही वो प्रोजेक्ट में अप्लाई करना है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। अब आ जाते हैं ये एरिया में, ये आप देख रहे हैं जैसे HVAC कंप्लीट सिस्टम इंक्लूडिंग इंटरनल एयर डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है। ये क्या रहेगा, बाय डेवलपर्स किया है, 1 पावर सिस्टम रहेगा, VRF यूनिट्स रहेगा। उसी तरह से इलेक्ट्रिकल का है, कंप्लीट सिस्टम इलेक्ट्रिकल का रहेगा। ये किसके किसके डेवलपर्स के जो थ्रू होगा काम वो दिया है। ये क्या है जो वहाँ पे रेंटल आने वाले उसके थ्रू होगा वो काम दिया है, ठीक है। तो ये बेसिक चीज़ है, मतलब आप साइट में एक साइट इंजीनियर हो या MEP इंजीनियर हो तो ये सब चीज़ें आपको पता होना चाहिए, है ना। कौन कौन का सा काम जो है किन के स्कोप में है, फिर लोड क्या है, हीट लोड क्या है, फिर इलेक्ट्रिकल लोड क्या है, तो वो सब चीज़ें ज़रूरी है। तो इस तरह से आप देखिए ये डिज़ाइन जो हुआ है HVAC का ये डिज़ाइन है। आउटसाइड डिज़ाइन कितना दिया है 104 फ़ारेनहाइट। DBT अपनी हो गया, ड्यू पॉइंट टेम्परेचर रहता है समर में, मानसून में उसी तरह से कंसीडर किया है 83 DPT, 50 विंटर में कंसीडर किया है। हाँ, इनसाइड जो अपनी डिज़ाइन कोऑर्डिनेशन हुई है, जो डिज़ाइन किया गया है उसको 22 फ़ारेनहाइट किया गया है, 22 डिग्री सेल्सियस DBT ड्यू पॉइंट टेम्परेचर किया गया है। RH रिलेटिव ह्यूमिडिटी 50% ±5% दिया गया है, ये स्टैंडर्ड है। एज फिगर शोन अबव द एशरे 1%। उसी तरह से ये दिख रहे हैं BTU कैसे किया गया। BTU मेनली हीट को आपको बताता है, ब्रिटिश थर्मल यूनिट इसको बोलते हैं। बाकी अभी आपको मैं दिखाता हूँ, ये हीट लोड कैलकुलेशन है, ठीक है। अब जैसे फॉर एग्ज़ाम्पल ये सेकंड फ्लोर का ऑफिस है, ऑफिस नंबर कितना है 201, टावर A, उसमें टोटल एरिया कितना है ये है, ठीक है। TR उसमें कितना आएगा ये है। उसी तरह से CFM एक स्टैंडर्ड जो थंब रूल होता है, वो थंब रूल के हिसाब से 1 TR का 400 CFM होता है। तो उसी डिज़ाइन से, और फिर ये वेरी भी करता है अलग अलग एरिया में, डिपेंड करता है कि वहाँ का वेदर कैसा है। इससे पहले मैं जो प्रोजेक्ट में था वहाँ पे कंसीडर 1000 स्क्वायर फीट में 1 TR कंसीडर कर रहे थे, लेकिन यहाँ पे कंसीडर किया गया है 150 स्क्वायर फीट में 1 TR कंसीडर किया गया। उसी तरह से ये CFM को कैसे कंसीडर किया गया है ये देख रहे हैं, पर स्क्वायर फीट में भी यहाँ लिया गया है।
एज़ पर CFM 1100, ये 11 जो है ये 11 TR दिया गया है। तो उसी तरह से IDU ये इंडोर यूनिट है, ठीक है, इंडोर में तो 5.5 जो है ये इंडोर का कंसिडर किया गया है। नंबर्स 2 यहाँ पे 2 नंबर आएगा तो ये 11 हो जाएगा। टाइप कौन सा सिस्टम आ रहा है, डक्टेबल सिस्टम आ रहा है। उसी तरह से आप ये देख रहे हैं किलोवाट आ गया है 0.74। अगर HP में अगर हम उसको कन्वर्ट कर रहे हैं और आउटडोर यूनिट का सिलेक्शन उसका 12 HP में होगा। फिर उसी तरह से ये कॉमन एरिया को भी कैलकुलेट किया गया है। बाकी मैं आपको दिखाता हूँ। ये अपना VRF सिस्टम आ गया है। ये कैसा काम करेगा, ये लूप कैसा रहेगा, क्या रहेगा, वो इसमें ग्राफिक के थ्रू दिखाया गया है। T1 आउटडोर यूनिट है, ये किस तरह से आ रही है, कैसे सिलेक्शन होगा, ये बेसिक चीज़ें पता है। तो अभी फ़िलहाल पता चल गया VRF सिस्टम है या VRB सिस्टम है। VRF बोले तो वेरिएबल रेफ्रिजरेंट फ्लो, दोनों एक ही सिस्टम है। बस ये VRB जो है अपनी डाइकिन बनाती है इसको VRB के नाम से। रेस्ट ऑफ द कंपनी जो है वो VRB के नाम से ही मार्केट में ये करती है। बाकी वहाँ हमने देखा था वेंटिलेशन फ़ैन जो है ये जेट फ़ैन अपनी लगने वाली है। ये मोस्टली बेसमेंट में लगता है। मतलब मान लीजिए कि स्मोक के टाइम पे ये यहाँ से अगर यहाँ से सक कर रही है स्मोक को, फिर यहाँ से वो आउट करती है, ठीक है। ये जाएगा डायरेक्ट अपना शाफ्ट में जो डक्ट रहता है वो डक्ट अपने सक करके उसको बाहर की तरफ निकालती है, बिल्डिंग से बाहर। उसी तरह से ये देख रहे हैं इसको डिज़ाइन किया जाता है। ACPH हो गया, एयर चेंजेस पर आवर। उसी तरह से ये देख रहे हैं आप टॉयलेट एग्जॉस्ट एंड फ्रेश एयर सिस्टम। तो टॉयलेट में सिस्टम जो HVAC का रहेगा वो कैसा रहेगा, ये दिया है, मेंशन किया, एज रिक्वायर्ड टू ऑफिस बिल्डिंग इंटरनल टॉयलेट द एग्जॉस्ट फ्रॉम ईच टॉयलेट इज़ कनेक्टेड टू ए कॉमन, मतलब अलग सारी जितनी भी टॉयलेट रहेगी और उसमें कुछ कुछ कॉमन टॉयलेट रहेगी। तो कॉमन टॉयलेट का जो एग्जॉस्ट डक्ट रहेगा एक ही में रहेगा, वो सब ब्रांच रहेगा ये टॉयलेट सब, और ये कॉमन टॉयलेट एक मेन आ जाएगा। उसी के हिसाब से डक्ट विच इज़ प्लेस इन PHE ये प्लम्बिंग शाफ्ट में रहेगा, ठीक है, ऑफिस का। तो ये ऊपर से डायरेक्ट वो एग्जॉस्ट होगा एयर का। ये किया है, द फ्रेश एयर ऑफ इंडिविजुअल ऑफिस एरिया शैल बी फॉर द एक्सटर्नल वॉल नेसेसरी कट आउट ऑन एक्सटर्नल वॉल से ही कट आउट करना है। शैल बी प्रोवाइडेड एट द MAP डिटेल्ड डिज़ाइन, उसमें इस तरह का डिज़ाइन रहना चाहिए। अब कुछ इलेक्ट्रिकल का ये इनकमर का सिस्टम आ गया, ठीक है। अब इसमें तो मैं दिखा देता हूँ, बेसिक चीज़ है। एज रिगार्ड द इलेक्ट्रिकल लोड pertaining the various system of the component and its expect power the consumer figure have been worked out the based on the anticipated equipments installation. The same have been put down in the following section. We have been given to the understand that the power system supply to the building could इतना kV का रहेगा. However, the exact supply voltage to be confirmed by SMS client थ्रू द देयर लोकल लाइजनिंग एजेंट। मतलब इलेक्ट्रिकल का जितना भी सिस्टम रहता है या उसके हिसाब से कैसा क्या करना है, उसके लिए लाइजनिंग जो है एजेंट रहती है या लाइजनिंग कंसल्टेंट भी रहती है। तो इस तरह से है। एज़ पर द टोटल डिमांड कॉमन एरिया लोड एंड ईच टेनेंट पावर रिक्वायरमेंट and the substation shall be need to owned and the maintenance by the supplier के थ्रू रहेगा. However, the space required for the substation to the compress ST panel and the adequate number of the transformer to be provided within the property and the hands of the substance space of the supply company
हैज़ बीन द केयरफुली सेलेक्टेड। जितना भी देखो कुछ भी इक्विपमेंट्स वगैरह आता है, मान लो कि ट्रांसफार्मर आ गया, डीजी आ गया, तो उसका भी एक स्पेस प्लानिंग होता है। वो अगर डीजी हम ले रहे 1000 केवीए का ले रहे हैं तो उसका स्पेस कितना लेगा, ट्रांसफार्मर आ रहा तो उसका स्पेस कितना लेगा, तो वो सब सारी चीज़ें वो प्लान होती है। वो सब सारी चीज़ें तुमको सिस्टम में मिल जाएगा। बाकी ये आप देख रहे अल्टरनेटिव सप्लाई विल बी प्रोवाइडेड बाय मीन्स ऑफ डीजी सप्लाई टू ऑल द कॉमन एरिया। कॉमन एरियाज़ के लिए रहेगा, दूसरा है शॉप्स के लिए रहेगा, ऑफिस के लिए रहेगा विथ 100% बैकअप। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये पता चल रहा है कि कौन कौन से एरिया में डीजी का सप्लाई 100% बैकअप के थ्रू रहेगा। कॉमन एरिया आ गया, शॉप्स आ गया, ऑफिसेज आ गया। इसी तरह से कन्वेंशनल लाइटिंग प्रोटेक्शन इज़ प्रोवाइडेड फॉर द इंटायर बिल्डिंग मीन्स एज पर द एनवीसी। लाइटिंग प्रोटेक्शन सिस्टम अपनी जो बिजली वगैरह, हिंदी में अगर बोला जाए तो हिंदी में बिजली वगैरह जितनी भी रहती है ऊपर में उसका प्रोटेक्शन दिया जाता है, जिसको लाइटनिंग प्रोटेक्शन बोलते हैं। तो वो एज़ पर द एनबीसी 2016 के हिसाब से वो फॉलो किया जाएगा। सीसीटीवी कवरेज शैल बी प्रोवाइडेड इन पब्लिक एरिया। जो सीसीटीवी लगाया जाएगा वो मोस्टली पब्लिक एरिया में ही रहेगा। ठीक है, यहाँ पे इसमें नोट करके भी दिया है, क्लाइंट टू कंफर्म द सेम। क्लाइंट उनको बताएंगे भी एक्चुअली कहाँ लगना है कहाँ नहीं लगना है। ठीक है, वो क्लाइंट के थ्रू भी डिस्कशन होनी है। अब जो सबसे मेजर इशू है, एक पार्ट तो मैंने हीट लोड का दिखाया, ये है इलेक्ट्रिकल लोड के लिए। ठीक है, तो अभी ऑफिस टावर ए में टोटल कनेक्टेड लोड कितना है, 2987 किलोवाट का है। मैक्सिमम डिमांड कितना है, 2108 का है। 100% लोड ऑन डीजी सेट के लिए इतना कंसीडर होना किया। उसी तरह से टावर बी का टोटल लोड कितना है, 3034 है। मैक्सिमम डिमांड कितना आ रहा है, 2145 आ रहा है। उसी तरह से 100% डीजी बैकअप में दे रहे हैं। उसी तरह से ये देखिए यहाँ पे टोटल लोड करने से रेसिडेंशियल का टावर ए टावर बी प्लस एसटीपी बोले तो सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट, ये अपना ऑर्गेनिक वेस्ट हो गया OWC, MDB प्लस फायर फाइटिंग इंक्लूडिंग करके अपना 5178 का आ रहा है टोटल। बेसिकली हमें मैक्सिमम डिमांड पकड़ना पड़ता है। कनेक्टेड लोड तो इतनी हो गई, डिमांड के हिसाब से ही हम इक्विपमेंट सेलेक्ट करते हैं। डीजी कितना का लेना है, ट्रांसफार्मर कितना का लेना है, तो डिपेंड करता है मैक्सिमम डिमांड के ऊपर। बाकी कुछ यहाँ पे है पावर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। यहाँ आप देख रहे हो पावर विल बी प्रोवाइडेड। पावर कौन सा प्रोवाइड किया जाएगा, 3 फेज़ का प्रोवाइड 415 वाट का है, वोल्ट रहेगा, 415 वोल्ट रहेगा 3 फेज़ में। हज तो इंडिया में जानते हैं 50 हज है। AC रिसीव थ्रू द इंडिविजुअल लो टेंशन मीटर। सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग ऑफ these LT meter including all the associated high-end equipments will also be under the scope of the respective सप्लाई प्रोवाइडर। जो ये सब सिस्टम प्रोवाइड करेगा उसका सारा उसी के ही स्कोप में है। उसको सप्लाई भी करना है, इंस्टॉलेशन भी करना है, टेस्टिंग भी करना है, कमीशनिंग भी करना है। तो ये आपको एक पता चल गया कि ये सब किसके स्कोप में है। However, this is to be confirmed by the client licensing team during the negotiation meeting with the respective power supply provider। अब लास्ट में क्या होता है कि उससे भी डिस्कस करना है कि मान लो कि प्रोवाइडर है वो अब नहीं मान रहा है, ठीक है, या फिर रेट के लिए बहुत सारा डिस्कशन होता है, तो वो फाइनल डिस्कशन होने के बाद में ही कितना क्या करना है वो होता है। बाकी इस तरह का चीज़ें हैं आप देख रहे हैं। बाकी ये भी मैं आपको बता देता हूँ। आपने जैसा कि लोड देख लिया था, टोटल कनेक्टेड लोड हमारा 5.78 था, ठीक है। अब कंसीडर मैंने 85% डाइवर्सिटी फैक्टर को कंसीडर किया है ऑन डिमांड लोड के ऊपर। तो इसको अगर 85 से हम ये कर रहे हैं तो हमें
4400 किलोवाट आ रहा है। अब उसमें हम कंसीडर करेंगे पावर फैक्टर। केवीए के लेने के लिए हमें पावर फैक्टर को लेना पड़ता है, ठीक है। तो ये पावर फैक्टर अपनी कंसिडर किए 0.95, तो 44635 ये केवीए आ गया। उसी तरह से यहाँ पे डिज़ाइन का उसने कंसिडर किया है अपने को 2000 केवीए का 3 ट्रांसफार्मर लेना है। कौन सा? ड्राई टैप ट्रांसफार्मर। अब यहाँ पे लिखा हुआ है सप्लाई इंस्टॉलेशन टेस्टिंग एंड कमीशनिंग बाय द क्लाइंट एज पर द रिक्वायरमेंट, ठीक है, एक्सप्रेस बाय द रिस्पेक्टिव सप्लाई कंपनी, ट्रांसफार्मर रेटिंग कॉन्फ़िगरेशन टू बी कंफर्म बाय रिस्पेक्टिव सप्लाई कंपनी। वो कैसा सिस्टम रहेगा, ठीक है, कैसे काम करेगा, वो सब कंपनी आपको बताएगी। अब उसी तरह से लाइटिंग का, द लाइटिंग लोड इन पब्लिक एरिया शैल बी थ्रू द एडिक्वेट नंबर ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन बोर्ड, लाइटिंग डेंसिटी शैल बी एज पर द ECBC 2070। अब ECBC क्या है? इलेक्ट्रिक कंजर्वेशन बिल्डिंग कोड होता है। मेनली ये लाइटिंग को कितना हम मिनिमाइज़ कर सकते हैं, कितना एफिशिएंट बना सकते हैं, वो इस कोड से हमें करना पड़ता है। अभी आप जितनी भी हाई राइज बिल्डिंग जाओगे या फिर ग्रीन बिल्डिंग जितनी भी बन रही है, तो ये मेनली फॉलो हो रही है। ग्रीन बिल्डिंग में IGBT भी फॉलो होता है। तो ये सब बेसिक जनरली चीज़ है। बाकी यहाँ पार्किंग का, लाइट का जो लक्स है, कितना लक्स में दे रहे हैं, ठीक है। पार्किंग एरिया में हम दे रहे 50 to 70 लक्स दे रहे हैं। ऑफिस बिल्डिंग में हम दे रहे हैं इतना टू इतना लक्स में। लॉबी एरिया में हम इतना इतना दे रहे हैं। और अब यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है, फॉर डिटेल इलेक्ट्रिकल लोड के लिए, ठीक है, रेफ़र कैसा करना है। ST पैनल्स, अपनी नंबर्स ऑफ ST पैनल्स के लिए जो पीट आएगा, अर्थ पीट दिया जाता है, वो 2 दे रहे हैं, ठीक है। उसी तरह से पर ट्रांसफार्मर, एक ट्रांसफार्मर के लिए हमने 4 दे रहे हैं। उसी तरह से DG के लिए हम 4 दे रहे हैं। उसी तरह से मेनली DG के लिए क्या होता है, DG या ट्रांसफार्मर बोलो तो 2 बॉडी के लिए आ जाता है और 2 अपना जो है वो न्यूट्रल के लिए है, यूज़ कर लेते हैं। उसी तरह से UPS सिस्टम के लिए 2 आ रहा है, लिफ्ट के लिए 4 आ रहा है। डाउन कंडक्टर फॉर लाइटिंग अरेस्टर के लिए 1 आ रहा है। LVS सिस्टम के लिए 2 आ रहा है। मीटर रूम के लिए 2 आ रहा है। स्पेस के लिए 2 आ रहा है। तो ये सब चीज़ें आपको पता हो गई कि टोटल पीट हमको कितना बनाना है। यहाँ पे 40 दिया हुआ है, ठीक है। और आपको बताता हूँ, ये हो गया। बाकी इलेक्ट्रिकल सिस्टम का है। अब यहाँ पे CCTV सिस्टम का देखिए, सिक्योरिटी सिस्टम का आ गया है। क्लोज सिस्टम सर्किट्स विल बी शैल बी कंसिडर टू इंडोर एंड आउटडोर में भी देना है। IP बेस्ड देना है, डोम कैमरा। तो ये आपको एक पता चल गया कि IP देना है विथ PAM। The CCTV system shall be installed to cover the area like main entrance, reception, staff entrance, main lobby and front area। तो ये सब यहाँ लगनी है। फिर अलार्म सिस्टम हो गया, ये देख रहे हैं। The building fire alarm system shall be analog addressable to stage fire system। अब एड्रेसेबल क्या है? एड्रेसेबल रहता है, एक लूपिंग रहता है, 1 by 1 वो लूप ये रहता है। और उसको सिस्टम को उसकी पैनल नीचे रहती है फायर अलार्म सिस्टम की। फिर उसको ऐसा उसको फीड किया जाता है, फॉर्मेट और सॉफ्टवेयर बोले तो वो कहीं भी अगर सिस्टम में कहीं भी गड़बड़ रहता है, कहीं पे आग लग गया, स्मोक आ गया, तो वो एग्जैक्ट डिटेक्ट करके आपको बता देगा वो पैनल में ही कि ये फ्लोर में इतना रूम पे हुआ है।
अब यहाँ पे प्लम्बिंग का में आते हैं। Water quality, domestic water requirement, the total domestic water requirement if sources from the ground and supplied by the tanker shall be passed through the basic water treatment plant, and the further sterilization treatment plant shall be done based on the water analysis report requirement. The basic water treatment plant, द बेसिक वाटर ट्रीटमेंट प्लांट एमजी फिल्टर एंड शॉर्पनर। तो ये अभी आपको पता चल गया वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी आने वाली है। तो पहले वहाँ पे जो पानी आएगा अपना डोमेस्टिक का, तो वो पहले पावर फिल्टर में जाएगा, देन फिर फिल्टर के बाद अपना टैंक बोलिए, ओवर हेड टैंक बोलिए, अंडर ग्राउंड टैंक बोलिए, उसमें जा कर के फिर सारे रूम पे मोटर के थ्रू फीड होगा। उसी तरह से एसटीपी भी है। जो एसटीपी अपना जितनी भी वेस्टेज है, अब मान लीजिए कि कोई अपना डब्ल्यूसी से आ रहा है, ठीक है, और फ्लोर से भी आ रहा है, वेस्टेज आ गया, बेसिन से आ रहा है, तो वो बेसिन का जितना सिस्टम है वो पहले एसटीपी में जाएगा। एसटीपी में साइकिल होकर के ये पानी मेनली दो तरह यूज़ किया जाता है, या तो आप फ्लश के लिए यूज़ करो या तो फिर आप गार्डनिंग के लिए यूज़ करो। और आपको इम्पोर्टेंट चीज़ दिखाता हूँ। हाँ, ये वाटर डिमांड का आप देख सकते हैं। द डिटेल पर डे वाटर डिमांड फॉर द कमर्शियल कॉम्प्लेक्स इज गिवन द एनओएक्स वाटर रिक्वायरमेंट कैलकुलेशन। बाकी डोमेस्टिक का आपने कैसे कंसिडर किया है, कॉमन का 20 किया है, फ्लश का 25 किया है। ये वाटर डिमांड पर कैपिटा है, ठीक है, पर कैपिटा बोले तो पर पर्सन, इतना लीटर पर पर्सन के लिए ये डिज़ाइन किया गया है। उसी तरह वाटर बैलेंसिंग रिपोर्ट है, ये जैसा देख रहे हैं, टोटल कितना है सीएमडी में दिया है। सीएमडी में दिया है क्वांटिटीज़ इन क्यूबिक पर मीटर, ठीक है, क्यूबिक पर मीटर पर डे। उसी तरह से 105 क्यूबिक मीटर पर डे है। तो ये म्यूनसिपल का जो सप्लाई आ रहा है वो डोमेस्टिक वाटर के लिए रिक्वायरमेंट यूज़ हो रहा है, ठीक है। बाकी ये पानी कहाँ कहाँ जा रहा है, देखो, फ्लश के लिए, इरिगेशन के लिए जा रहा है। जितना ये डोमेस्टिक से वेस्ट निकल रहा है वो ट्रीटमेंट प्लांट में जा रहा है, ठीक है, ट्रीटमेंट में जा रहा है। उसी तरह से ये कंसिडर किया, ये निकल के कहाँ जा रहा है, इरिगेशन के लिए जा रहा है। ड्राई स्लज जो आ रहा है वो वेस्ट के लिए बाहर की तरफ निकलेगा। ये कुछ है वाटर कैलकुलेशन है। जैसे ऑफिस एरिया में आ गया, एरिया आपका इतना कंसिडर किया गया है। ऑक्यूपेंट जितने रहने वाले लोग हैं ये इतना किया गया, ठीक है। डोमेस्टिक में हमने ऊपर में देखा था 20 कंसीडर किया गया है। फ्लशिंग के लिए उन्होंने कंसीडर किया है 25 लीटर, ठीक है। उसी तरह वाटर रिक्वायरमेंट सीएमडी, ये सीएमडी में इतना किया, इतना किया, इतना, उस हिसाब से टोटल जो सीवरेज है 80% ऑफ डोमेस्टिक वाटर रिक्वायरमेंट एंड 100% फ्लशिंग वाटर रिक्वायरमेंट, ये डायरेक्ट अपना एसटीपी को जाएगा। सॉइल एंड वेस्ट वाटर सिस्टम का दिया है। ड्रेनेज सिस्टम विल हैव टू स्टेक सिस्टम है, एक सिंगल स्टेक होता है, एक टू स्टेक सिस्टम होता है। तो टू स्टेक में मेनली अभी क्या हो रहा है, सिंगल स्टेक में ही लोग यूज़ कर रहे हैं क्योंकि एरिया वो बहुत कम लेता है। सॉइल स्टेक एंड वेस्ट स्टेक, soil stack will collect the drain from the WC and urinal, while waste stack collect drain from the nanny trap, wash basin and the showers bathtubs. The external sewage system will have inspection chamber, उसके लिए inspection chamber रहेगा, ठीक है, at the distance not more than इतना। अब जो आउटसाइड में जितना भी चेंबर रहेगा ये डिस्टेंस दिया है 30 मीटर से ज़्यादा नहीं है, अराउंड द बिल्डिंग विल बी कनेक्टेड टू द एसटीपी से वो कनेक्टेड रहेगा। ऑल वर्टिकल स्टेक विल बी ऑफ द यूपीवीसी SWR टाइप बी सॉइल पाइप, जैसा कि देख रहे हैं, सॉइल पाइप एक्स्ट्रा अंडरगो पाइप्स विल बी आरसीसी ह्यूम पाइप। अब सॉइल पाइप का जितना भी बाहर से जाएगा वो आरसीसी के पाइप से ही जाएगा। तो ये सब बेसिक चीज़ है। अब यहाँ पे नंबर्स ऑफ दिया गया है कितनी कितनी आनी है। फ्लश टैंक का 2 एक बाथरूम में, वॉश बेसिन 2, शावर 2, यूरिनल 2।
इसी तरह से स्टॉर्म वाटर का, रेन वाटर जिसको बोला जाए, ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम हो गया। ये रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम मेनली जितनी भी रेन वाटर, अब मान लीजिए कि टेरेस से आ रही है तो उसको नीचे में चैम्बर बनाया जाता है। चैम्बर भी एक अलग डिज़ाइन का होता है और उसको इस तरह से बनाया जाता है कि अंदर का जो ग्राउंड लेवल का पानी है उसको लेवल को मेंटेन करने के लिए, ठीक है, वो पानी दिया जाता है। और ऑब्वियसली ऐसे तो वेस्टेज ही चला जाएगा, लेकिन उसको, वो पानी को यूज़ करने के लिए अपनी जो ग्राउंड लेवल है उसमें पानी लेवल रहे, परफेक्ट रहे, या लेवल को बनाने के लिए इन फ्यूचर वो मेंटेन करने के लिए अपने रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम का यूज़ किया जाता है। मेनली ये हाई राइज बिल्डिंग में अब जितनी भी बिल्डिंग बन रही है वो इसका कॉन्सेप्ट वही है, सारे सिस्टम उसी हिसाब से चल रही है। तो बाकी ये सब आ गया। सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट जो आ रहा है वो कितना आ रहा है, 22 KLD का, किलो लीटर पर डे, इतना का वो ट्रीटमेंट प्लांट आ रहा है। ये उसका पैरामीटर्स है, उसका वैल्यू दिया हुआ है, पीएच कितना मेंटेन करके रहेगा, आफ्टर ट्रीटमेंट इतना जो इतना रहेगा, बीओडी हो गया, सीओडी हो गया, ऑयल एंड ग्रीसेस हो गया। ये बाकी उसका प्रोसेस है, ब्रीफली प्रोसेस है, ये सब तो अपने इसमें नहीं है। बस अपने को ये जान के रखना है कि जब इस सिस्टम देख रहे हैं, मतलब अगर आप डीबीआर देख रहे हो तो डीबीआर में मेनली आपको ये सब पता रहता है कि हाँ क्या क्या चीज़ें आने वाली है, कौन कौन से सिस्टम लगे रहेगी। तो ये सब एक साइड इंजीनियर को पहले से अवेयर होना पड़ेगा फायर फाइटिंग सिस्टम का, ठीक है। तो इसमें क्या क्या नंबर ऑफ़ फायर फाइटिंग सिस्टम आ रहा है, इसमें फायर एक्सटिंग्विशर आ रहा है, हॉस रील आ गया, वेट राइज़र आ गया, यार्ड हाइड्रेंट आ गया, ऑटोमेटिक स्प्रिंकलर सिस्टम आ गया, ऑटोमेटिक डिटेक्शन सिस्टम आ गया, यूजी फायर स्टोरेज आ गया। तो ये सब फायर सिस्टम का पूरा है। उसी तरह से हाइड्रेंट सिस्टम का है, ये पूरे फायर का ही आती है, फायर सिस्टम में ही आएगा। तो उसको डिज़ाइन किस हिसाब से किया गया है, देखिए ये लोकेशन की दिया गया है, जैसे मल्टी स्टेज मल्टी आउटलेट्स स्प्रिंकलर पंप, जो पंप आ रही है वो अपनी यूजी में रहेगी, ठीक है, ये यूजी में रहेगी। उसका जो एलपीए है, फ्लो रेट कितना आ रहा है, वाटर फ्लो रेट वो 2852 LPA, लीटर पर मिनट, इतना में 1 मिनट में ये इतना लीटर आउट करेगा, ठीक है। अब उसका बार कितना है, 11 बार का है। आपको ये सोलर का देखना चाहिए। तो सोलर सिस्टम में जैसा कि आ रहा है, ठीक है, एज़ पर ईसी इलेक्ट्रिकल कंजर्वेशन गाइडलाइंस, सोलर पीवी सिस्टम 1.52% ऑफ टोटल डिमांड, ठीक है, टोटल जो डिमांड लोड है उसके हिसाब से ही हमें कंसीडर करना है एज़ पर ईसी। तो उसी तरह से डिस्क्रिप्शन देखो, ये आ गया ऑफिस टावर ए, कनेक्टेड लोड कितना आ गया, इतना लोड आ गया। उसी तरह से मैक्सिमम डिमांड, अब मैक्सिमम डिमांड हम ये जो 2987 है ये आ गया कनेक्टेड, मैक्सिमम डिमांड हो गया 2108। अब मैक्सिमम डिमांड का हमको 1 पॉइंट, ये दिख रहा है 1.52% निकालना है। तो 1.52% निकालेंगे तो इतना आएगा। अब यहाँ पे जो एक पैनल आ रहा है वो 315 वाट का आ रहा है, ठीक है, 3154 का सोलर पीवी सेल क्वांटिटी आ रहा है, ठीक है। अब ये एरिया को फील करने के लिए इतना पैनल हमें ज़रूरत पड़ेगा, ये है इतना आ रहा है। तो इतना एरिया को, मतलब मान लो कि इतना 32 किलोवाट है, तो 32 किलोवाट हम कितना पैनल लेंगे तो हम मेरा फुलफ़िल होगा ये डिमांड 32 किलोवाट का। तो हमें 102 जो पैनल्स है, पैनल्स का क्वांटिटी वो कंसिडर करना है, क्योंकि एक पैनल हमें 3.15 वाट सिर्फ दे रहा है और हमको रिक्वायरमेंट है 32 किलोवाट का। बाकी ये था डीबीआर, डिज़ाइन ब्रीफ रिपोर्ट बोलो या फिर डिज़ाइन बेसिक रिपोर्ट बोलो। तो मेनली ये है कि
आप किसी भी प्रोजेक्ट में काम कर रहे हैं तो आपको प्रोजेक्ट के बारे में पता रहना चाहिए। एज ए एमएपी इंजीनियर या साइट इंजीनियर हो, क्या क्या सिस्टम आने वाली है, किसके स्कोप में कौन सा काम है, ठीक है, कौन सिस्टम कितना आने वाला है, ठीक है। तो ये सब चीज़ें वो पता रहती हैं तो वो आपके लिए ही अच्छा है। तो होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा। उम्मीद करता हूँ आप वीडियो को शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और सब्सक्राइब करना प्लीज़ ना भूलें। थैंक यू।